राजस्थान के कोटा शहर में 31 जनवरी 2019 को बारिश होने की वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी। लेकिन उस इलाके में जैन मंदिर, राम मंदिर और गुरुद्वारा होने की वजह से आम दिनों की तरह ही उस दिन भी लोगों की चहल पहल और अच्छी खासी भीड़ थी। इस पौष इलाके में जैन मंदिर के ठीक सामने ज्वेलर राजेंद्र विजयवर्गीय का 2 मंजिला मकान था। उनके परिवार में पिता चांदमल के अलावा उनकी पत्नी गायत्री और 18 साल की बेटी पलक थी। स्टेशन रोड पर उनकी विजय ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान थी। राजेंद्र के पिता चांदमल रोजाना शाम को 7 बजे जब जैन मंदिर की आरती होती थी तो वो भी अपने घर से राम मंदिर जाने के लिए निकलते थे। फिर वहां से स्कूटर पर वो अपनी दुकान पर पहुंच जाते थे और फिर रात को 8:30 बजे दुकान बंद करने के बाद पिता चांदमल और उनका बेटा राजेंद्र विजयवर्गीय दोनों अक्सर साथ ही घर लौटते थे। लेकिन 31 जनवरी को कुछ जरूरी काम की वजह से राजेंद्र दुकान पर ही रुक गया था, जबकि उसके पिता चांदमल करीब 8:30 बजे अपने नौकर के साथ वापस घर लौट आए थे। नौकर उनके घर के बाहर से ही वापस अपने घर चला गया था। इसके बाद चांदमल अपने घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने डोर बेल बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला और ना ही घर के अंदर कोई हलचल हुई, जबकि डोर बेल की आवाज बाहर से ही सुनाई दे रही थी। इसके बाद चांदमल ने दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की तो दरवाजा खुलता चला गया। ये सब देखकर चांदमल हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया गया था। इसके बाद चांदमल ने बहू गायत्री के कमरे की ओर बढ़ते हुए उसे आवाज लगाई, लेकिन फिर अचानक वो वहीं पर ठिठक गए, क्योंकि गायत्री के कमरे के बाहर खून फैला हुआ था। बहू गायत्री की खामोशी और फर्श पर फैले खून को देखकर चांदमल डर गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली किराएदार रश्मि भी घबरा गई। लेकिन जैसे ही रश्मि ऊपर गई तो वहां पर बदहवास हालत में खड़े चांदमल ने गायत्री के कमरे के सामने फैले हुए खून की तरफ इशारा किया। इसके बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर रश्मि और बुजुर्ग चांदमल गायत्री के कमरे की ओर बढ़े, मगर गायत्री अपने कमरे में नहीं थी। लेकिन जब रश्मि और चांदमल ड्राइंग रूम में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ड्राइंग रूम के फर्श पर गायत्री की खून में सनी हुई लाश पड़ी थी। किराएदार रश्मि को थोड़ा आगे गायत्री की बेटी पलक पड़ी हुई दिखाई दी। उसके आसपास भी खून का एक दरिया सा बना हुआ था, जिससे साफ लग रहा था कि उसकी भी मौत हो चुकी है। इस दृश्य को देखकर तो चांदमल के रहे सहे होश भी खराब हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर खुद को संभाला और अपने बेटे राजेंद्र को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन किराएदार रश्मि को देकर पुलिस को सूचना देने को कहा। पुलिस को फोन करने के बाद रश्मि ने पड़ोस में रहने वाले लोगों को आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में राजेंद्र विजय के घर पर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राजेंद्र के घर से भीमगंज मंडी पुलिस स्टेशन का फासला केवल 1 किलोमीटर का ही है, इसलिए थाना प्रभारी चंद्र सिंह तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। इस दोहरे कत्ल ने पूरे कोटा शहर के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को घटना स्थल पर बुलाया गया। विजयवर्गीय परिवार के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने देखा कि खून तो बेडरूम में फैला हुआ है, लेकिन गायत्री और उसकी बेटी पलक उन दोनों के शव ड्राइंग रूम में पड़े हैं। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्यारों ने पहले उन दोनों मां बेटी को उनके कमरे में ही कत्ल किया होगा और फिर उनके शवों को घसीटते हुए ड्राइंग रूम में लाकर फेंक दिया होगा, क्योंकि उन दोनों के कमरों से लेकर ड्राइंग रूम तक जाने वाली खून की लकीरें इसी ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन जिस दरिंदगी से उन मां बेटी को कत्ल किया गया था, उससे तो यही लगता था कि उन दोनों को किसी रंजिश की वजह से कत्ल किया गया है। हालांकि इस बारे में गायत्री के पति राजेंद्र का कहना था कि हम तो सीधे सादे लोग हैं, इसलिए किसी से हमारी दुश्मनी या रंजिश का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एसपी दीपक भार्गव राजेंद्र के इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि दोनों शवों की हालत को देखते हुए ये घटना किसी रंजिश की ओर ही इशारा कर रही थी, क्योंकि हत्यारों ने किसी भारी चीज से इन दोनों के सर, गर्दन और हाथों पर इतने खतरनाक वार किए थे कि उनका भेजा तक बाहर निकल गया था। जांच के दौरान पुलिस को एक कमरे में बेड पर 2 सरिये पड़े नजर आए। साथ ही पुलिस को चाकू भी मिला जो बेड के नीचे पड़ा था। चाकू पर लगे खून से पता चलता था कि दोनों मां बेटी के गले उसी चाकू से काटे गए थे। इसके अलावा बेडरूम में रखी अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे, जिससे लग रहा था कि इस वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया था। लेकिन राजेंद्र अपनी बेटी और पत्नी की मौत के कारण सदमे में थे।
जिसकी वजह से वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। एएसपी भार्गव का मानना था कि कातिल 2 या 2 से ज्यादा रहे होंगे। शुरुआती जांच करने के बाद पुलिस ने उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन दोनों की मौत हेड इंजरी यानी सिर में चोट लगने की वजह से हुई थी। गायत्री के सिर पर 5 घाव के निशान थे, साथ ही उसके सिर पर कई फ्रैक्चर भी थे। गायत्री के सिर की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। वहीं बेटी पलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पहले उसके साथ कई बार रेप किया गया था। इसके बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया। उसके सिर में 2 घाव के निशान थे। उनमें से एक घाव इतना घातक था कि पलक का भेजा बाहर आ गया था। मौकाए वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाले जांच अधिकारी श्री चंद्र सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2019 की रात को जब इस दोहरे कत्ल की सूचना आई तब मैं थाने के बाहर खड़ा था। मैं सबसे पहले मौके पर गया, लेकिन घर के फर्श पर उनसे सनी मां बेटी की लाशें देखकर मैं 5 मिनट तक खुद को संभाल नहीं सका। मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैंने 3 दिनों तक बिना रोटी खाए लगातार काम किया और मैं घर जाकर सोया तक नहीं। यह केस मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक केस था। असल में लुटेरों ने सरिये को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। गायत्री और पलक उन दोनों के हाथों पर भी गहरी खरोंच और चोटें थीं। मौकाए वारदात पर उनकी टूटी हुई चूड़ियां भी पड़ी थीं। इससे पता चलता था कि उन्होंने अपने बचाव के लिए बदमाशों के साथ काफी संघर्ष किया था। उन मां बेटी के नाखूनों में त्वचा और मांस के टुकड़े थे जो उन कातिलों के ही हो सकते थे। राजेंद्र विजय के घर से एक रोड सीधा स्टेशन की तरफ जाता था, जबकि दूसरा हटवाड़े से होते हुए शहर की ओर जाता था। शहर के अलावा यह सड़क सैन्य क्षेत्र तक भी जाती थी। शायद यही वजह रही होगी कि कातिल बिना किसी की नजर में आए इस वारदात को बड़ी ही आसानी से अंजाम देकर फरार हो गए थे। असल में जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे पुलिस को लग रहा था कि आरोपी विजय वर्गीय परिवार के करीबी ही रहे होंगे, क्योंकि जिस घर में यह वारदात हुई थी उसका मेन गेट लोहे का था, लेकिन उसकी कुंडी ऐसी थी जो अंदर बाहर दोनों तरफ से आसानी से खोली जा सकती थी। राजेंद्र की पत्नी गायत्री और पिता चांदमल सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनके यहां लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। राजेंद्र विजय वर्गीय का कहना था कि उनके घर में 5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जब भी कोई उनके घर पर आता था तो गायत्री या उसकी बेटी कैमरे में देखकर ही दरवाजा खोलती थी। यानी इसका मतलब था कि उस दिन भी घर आने वाले लोग जरूर उनकी जान पहचान के ही रहे होंगे। पुलिस को उस घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए मिले थे। उनकी डीवीआर भी गायब थी और इसका मतलब था कि कातिल उस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। घर की दोनों तिजोरियों के ताले भी टूटे हुए थे। बदमाशों को यह भी पता था कि इस घर की सारी जमा पूंजी उन्हीं 2 तिजोरियों में है। इधर इस वारदात को लेकर व्यापारी लोगों में भी काफी गुस्सा था। व्यापारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। इस घटना से अगले दिन यानी 1 फरवरी को एसपी दीपक भार्गव ने राजेंद्र के घर से चोरी हुए सामान के बारे में पूछा तो राजेंद्र ने बताया कि तिजोरी में करीब 37 लाख रुपए नगद और 60 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने गायब हैं। इसका मतलब था कि इस वारदात को रुपयों के लालच में अंजाम दिया गया था। इस बात को राजेंद्र ने भी स्वीकार किया। इसके बाद एसपी दीपक भार्गव ने पुलिस की कई टीमें बनाई, जिनमें करीब 200 जवान शामिल थे। पुलिस ने उस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस की अलग अलग टीमें अपराधियों की तलाश में होटलों और धर्मशालाओं में भी छापेमारी कर रही थी। कोटा शहर की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई थी ताकि अपराधी किसी भी तरह शहर छोड़कर फरार ना हो सके। लेकिन फिर 2 फरवरी को इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस को घटनास्थल से सफेद रंग का एक गमछा मिला। दरअसल अफरा तफरी में कोई अपराधी अपना गमछा छोड़ गया था। पुलिस ने उस गमछे के बारे में जब राजेंद्र से पूछा तो वो कुछ नहीं बता पाए, लेकिन किसी मुखबिर ने संदेह जताया कि इस तरह का गमछा राजेंद्र की दुकान पर चौकीदारी करने वाले मस्तराम का हो सकता है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस की नजर और भी कई लोगों पर थी। लेकिन फिर 3 फरवरी की शाम को एक मुखबिर ने कांस्टेबल शिवराज को सूचना दी कि राजेंद्र का एक पुराना नौकर आजकल खूब पैसे उड़ा रहा है। मुखबिर ने बताया कि उस नौकर ने हाल ही में 70,000 रुपए का मोबाइल और महंगे कपड़े खरीदे हैं। कहावत है कि अपराधी वारदात करने के बाद किसी ना किसी बहाने मौकाए वारदात पर जरूर आता है, लेकिन कई बार यही चूक उसके पकड़े जाने का कारण बन जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
3 फरवरी को गायत्री और पलक की शोक सभा थी, लेकिन अचानक उनकी शोक सभा में एक व्यक्ति दहाड़े मार मारकर रोने लगा। वो बार बार कह रहा था कि मालिक ये सब कैसे हो गया। और जब वो राजेंद्र को दिलासा देने के लिए उसके पास आया तो उसके मुंह से निकलने वाली शराब की बदबू राजेंद्र के नाक तक पहुंच गई। राजेंद्र ने उसे जबरन पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति और भी जोर जोर से रोने लगा। उस शोक सभा में सादे कपड़ों में पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस को उस व्यक्ति की यह हरकत बहुत अजीब लग रही थी। उन्होंने राजेंद्र से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। राजेंद्र ने बताया कि ये उनका पुराना नौकर है, जिसका नाम मस्तराम मीणा है। राजेंद्र ने यह भी बताया कि मस्तराम उनका बहुत वफादार नौकर था। इस घटना से 2.5 साल पहले मस्तराम उनकी दुकान पर चौकीदारी करता था। मस्तराम का नाम सुनते ही पुलिस की आंखें चमक उठीं, क्योंकि ये वही पुराना नौकर था जिसके बारे में पुलिस को एक मुखबिर ने बताया था कि वो आजकल खूब पैसे उड़ा रहा है। क्योंकि अब मस्तराम पुलिस की नजरों में आ गया था, इसलिए पुलिस उसे उठाकर भीमगंज थाने ले आई और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो जल्दी ही टूट गया। लेकिन मस्तराम ने इस दोहरे कत्ल की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी दिल दहल गए। पूछताछ के दौरान मस्तराम ने बताया कि इस वारदात को उसने अपने एक दोस्त लोकेश मीणा के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मस्तराम और लोकेश दोनों दोस्त थे और वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। मस्तराम की अभी तक शादी नहीं हुई थी। साथ ही ये भी पता चला कि उसके पिता की 3 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके भाइयों ने अपनी पुश्तैनी जमीन 18 लाख रुपए में बेच दी थी और रकम का बंटवारा कर लिया था। मस्तराम को भी बंटवारे में 6 लाख रुपए मिले थे, लेकिन उसने ये रकम अय्याशी में उड़ा दी थी। हालांकि शराब के नशे में हुड़दंग करने पर वो गांव वालों से कई बार पिट भी चुका था। वहीं मस्तराम के दोस्त लोकेश मीणा ने 10वीं में फेल होने के बाद ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया था, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता था। केशव रायपाटन थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन कुछ समय पहले जब वो अपनी भाभी को लेकर भाग गया था तो उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मस्तराम और लोकेश दोनों सोचने लगे थे कि वो दोनों मिलकर किसी बड़ी लूटपाट की वारदात को अंजाम देंगे, जिसके बाद वो दोनों ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे। इस घटना से 3 साल पहले मस्तराम राजेंद्र विजयवर्गीय की दुकान पर नौकरी कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि घर का कौन सदस्य कब घर आता है और कब घर से बाहर जाता है। उसे ये भी पता था कि राजेंद्र के घर में पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखे हैं। मस्तराम ने अपने दोस्त लोकेश को बताया कि हमें 1-2 लोगों को कत्ल करना पड़ेगा, लेकिन वहां से काफी पैसा और सोना हाथ लगेगा। पैसे के बारे में सुनते ही लोकेश भी तैयार हो गया। पूछताछ के दौरान मस्तराम ने बताया कि उन दोनों ने वारदात को अंजाम देने से पहले राजेंद्र की दुकान और उसके घर की कई दिनों तक रेकी की। इसके बाद वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने शाम 7 बजे का समय चुना, क्योंकि उस समय राजेंद्र विजयवर्गीय तो दुकान पर होते थे। उनके पिता चांदमल भी शाम को राम मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर से सीधे अपने बेटे के पास दुकान पर पहुंच जाते थे और फिर 8:30-9 बजे से पहले उन दोनों में से कोई भी घर पर नहीं आता था। राजेंद्र के घर में ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार रश्मि अकेली रहती थी, लेकिन शाम को उस समय रश्मि भी सब्जी लेने मंडी चली जाती थी। मस्तराम और लोकेश के लूटपाट के प्लान में गायत्री और उसकी बेटी पलक को कत्ल करना पहले से तय था। इसके लिए वो दोनों सरिये और चाकू साथ लेकर आए थे, क्योंकि राजेंद्र की पत्नी गायत्री और बेटी दोनों ही मस्तराम को जानती थी। इसलिए घर की डोरबेल बजाने पर गायत्री ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो दोनों अंदर चले गए। गायत्री ने उन्हें बैठने को कहा, लेकिन जैसे ही गायत्री अपने कमरे की तरफ मुड़ी तो दोनों ने सरिये से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। घर में शोर सुनकर जैसे ही पलक अपने कमरे से बाहर निकली तो उन दोनों ने उस मासूम को पकड़ लिया। उन दरिंदों ने उसके साथ पहले रेप किया, फिर उन दोनों ने मिलकर उसे भी खत्म कर दिया। वो दोनों बिल्कुल भी जिंदा ना बच जाएं, ये सोचकर मस्तराम और लोकेश ने चाकू से दोनों का गला भी रेत दिया। इसके बाद मां बेटी के शवों को घसीटकर उन्होंने ड्राइंग रूम में डाल दिया। मस्तराम को पता था कि ज्वेलरी और केश गायत्री के कमरे की तिजोरी में रखे जाते हैं। मस्तराम और लोकेश अपने साथ एक बैग भी लेकर आए थे। उन्होंने तिजोरी तोड़कर जितनी भी ज्वेलरी और केश था बैग में भर लिया। इसके बाद वो दोनों तुरंत वहां से फरार हो गए। वो दोनों बस पकड़कर सीधे गांव पहुंचे। उन्होंने सारे गहने और कुछ केश अपने घर में छिपा दिया। फिर वो दोनों रात को बूंदी जिले से रोडवेज बस पकड़कर जयपुर चले गए। जयपुर में वो लोग बस स्टैंड के पास एक होटल में रुके। अगले दिन दोनों ने खूब खरीदारी की और शराब पी।
इसके बाद उन्होंने 70-70 हजार रुपए के महंगे मोबाइल फोन और महंगे कपड़े खरीदे। फिर 2 फरवरी को वो दोनों वापस कोटा आ गए। हालांकि मस्तराम को अपने प्लान पर पूरा विश्वास था, उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए, ताकि किसी को उस पर शक ना हो, वो शोक जताने का दिखावा करने के लिए राजेंद्र के घर चला आया था। लेकिन शोक सभा में जब मस्तराम दहाड़े मारकर रोने लगा तो कांस्टेबल शिवराज को उस पर कुछ शक हुआ, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। राजेंद्र विजय ने पुलिस को बताया था कि लुटेरों ने उनके घर से करीब 37 लाख रुपए कैश और गहने चोरी किए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 37 लाख रुपए में से 21,70,000 रुपए, 13.5 किलो चांदी और 2 किलो 26 ग्राम सोना बरामद कर लिया था। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से गायत्री और पलक की सोने की चैन और कंगन भी बरामद कर लिए थे। मस्तराम ने पुलिस को बताया कि गायत्री और पलक ने जो गहने पहन रखे थे, उन्होंने वो भी उतार लिए थे। दूसरे आरोपी लोकेश ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद 8 लाख रुपए के सोने के कंगन और एक सोने की चैन अपने गांव जाकर एक खेत में गाड़ दिए थे। इधर लूट की रकम का बंटवारा करने के बाद मस्तराम गुजरात में पाटन जिले के एक गांव में अपने रिश्तेदार के पास गया। उसने अपने रिश्तेदारों को 8 लाख रुपए ये कहकर रखने के लिए दिए थे कि ये पैसे उसे जमीन बेचकर मिले हैं। मस्तराम ने अपने रिश्तेदार से कहा, इन पैसों को थोड़े दिन अपने घर में रख लो, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगा। इस वारदात का खुलासा होने के बाद मस्तराम के रिश्तेदारों ने ये रकम पुलिस को ये कहते हुए सौंप दी थी कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एसपी दीपक भार्गव के मुताबिक इस जघन्य वारदात के खुलासे में कांस्टेबल शिवराज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। शोक सभा में जब उन्हें मस्तराम के हाव भाव पर शक हुआ तो उन्होंने पूरा ध्यान उसी पर लगा दिया था। इस कोशिश में उन्हें मस्तराम की कलाइयों पर खरोच के निशान नजर आए, जिसकी वजह से उनका शक और भी पुख्ता हो गया था। इन सब चीजों का खुलासा होने के बाद ये मामला कोर्ट में चलता रहा, लेकिन फिर 18 फरवरी 2020 को पॉक्सो कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए मस्तराम मीणा और लोकेश मीणा को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उन दोनों पर 80-80 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा उन दोनों को और भी कई अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह मामला समाज की सामूहिक चेतना से जुड़ा हुआ है। आरोपियों द्वारा अपराध तब किया गया जब 2 महिलाएं अपने घर में अकेली थीं। आरोपियों ने न केवल फरियादी के घर में रखी संपत्ति लूटी, बल्कि उसकी बेटी से दुष्कर्म कर दोनों महिलाओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया। न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के अपराध से समाज का हर तबका सुरक्षा चाहता है। ऐसे दरिंदों को समाज कभी भी अपने बीच नहीं देखना चाहता। अजय कुमार शर्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि आरोपियों की सजा को लेकर फांसी के वारंट प्राप्त होने पर आरोपियों की गर्दन में फंदा डालकर फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।